के बारे में लोगों ने बात किया। लास्ट टाइम लोगों ने बैंड के बारे में बात किया। बैंड, दो बैंड डिफाइन किया था, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस बैंड के बारे में बोल रहा हूँ कि बैलेंस बैंड अगर पार्शियली फिल्ड है तो जो भी क्रिस्टल है या मटेरियल है वो कंडक्टर होगा। ठीक है, एक और काम बचा है ना, अगर बैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड है तो क्या होगा, मटेरियल कंडक्टर होगा। जैसे एग्जांपल इसका क्या ले सकते हो, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट कोई भी सोडियम, सोडियम में बैलेंस बैंड कौन सा होगा, सोडियम में बैलेंस बैंड कौन सा होगा, कहां तक इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम में, 3s1 होता है, तो ये 3s हो गया। n3s ऑर्बिटल्स मिलकर क्या बनाएंगे, एक 3s बैंड बनाएंगे जिसमें n ऑर्बिटल्स होंगे अलग अलग एनर्जी लेवल्स में। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, हर ऑर्बिटल में, मतलब n ऑर्बिटल्स में n इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इस बैंड को कंप्लीटली फिल नहीं कर पाएंगे। तो कहां तक फिल रहेगा, ये हाफ फिल रहेगा। n इलेक्ट्रॉन्स कितने शेल्स में आएंगे, कितने इसमें ऑर्बिटल्स में आएंगे, बाय 2 में आ जाएंगे, आधा फिल रहेगा आधा एम्प्टी रहेगा। तो इसमें क्या है, हाफ और 3s बैंड, मतलब बैलेंस बैंड क्या हो गया, ये कंडक्टर। क्यों कंडक्टर, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास बहुत सारा स्पेस है, वो मूव कर सकते हैं फ्रीली। ठीक है, दूसरा अगर बैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है एंड द कंडक्शन बैंड ओवरलैप्स, दोनों में कोई गैप नहीं, कंडक्शन बैंड फिर से कंडक्टर होगा। ठीक है, इसमें ऐसा रहेगा, जैसे एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं सेकेंड ग्रुप का मैग्नीशियम या कैल्शियम। इस तरह का ये है हमारा, मान लो 3s वाला, और ये है 3p बैंड। इसमें से बनेगा कौन सा, 3s बैंड, और इसके जस्ट ऊपर कौन सा बैंड बनेगा, 3p बैंड, और दोनों में कोई गैप नहीं है, ओवरलैप हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो 3s में रहेंगे और मैग्नीशियम में फुल्ली फिल्ड रहेगा 3s ना, है ना। तो ये फुल्ली फिल्ड है, लेकिन इसके पास अभी भी फ्री स्पेस है बहुत सारा, जहां हो जा सकता है इजीली। बहुत छोटी सी एनर्जी भी देंगे हम तो चला जाएगा, बहुत छोटी सी मतलब क्या, नेग्लिजिबल एनर्जी भी देंगे तो चली जाएगी। नेग्लिजिबल एनर्जी कैसे दी जा सकती है,
बैटरी जब कनेक्ट करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो, क्योंकि तो एनर्जी दे रहा है ना। अब तीसरा है जिसमें फुल्ली फिल्ड रहेगा लेकिन इन दोनों के बीच में गैप रहेगा, तो उस गैप को ओवरकम करना पड़ेगा, वो रहेगा तीसरा। So 3D वाला कंडक्शन बैंड, हाँ ये कंडक्शन बैंड है, बैलेंस बैंड। अगर बैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है और बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में क्या बन रहा है, बैंड गैप बन रहा है, तो एनर्जी का गैप होगा, उसमें कहते हैं बैंड गैप। इजी से नोट कर लो इसको। तो इसमें दो केसेस है, बैंड गैप कितना है पर डिपेंड करेगा। अब बैंड गैप जो है उस पर डिपेंड करेगा, जैसे दो केसेस बना लेता हूं मैं। इफ बैंड गैप इज लेस देन 3 eV, 3 eV एनसीईआरटी में है, अदरवाइज ये थोड़ा अलग अलग मिलता है अलग अलग बुक में। तो 3 eV इससे कम है अगर, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को भेजा जा सकता है ऊपर इसमें से इसमें। तो उसमें क्या होगा, मटेरियल या क्रिस्टल इज सेमीकंडक्टर। और अगर ये बैंड गैप ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजना मुश्किल होगा, तो क्रिस्टल हो जाएगा इंसुलेटेड।
सिलिकॉन कैसा क्रिस्टल होता है? कोवेलेंट होता है ना। हाँ। जर्मेनियम कोवेलेंट होता है। कार्बन का जो डायमंड है वो एक ही जैसा होता है कि नहीं? तो जो कोवेलेंट क्रिस्टल्स होते हैं उसमें बैंड स्ट्रक्चर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का बनता है। जैसे इसमें जो बैंड बनेगा वो किसका बनेगा? sp3 का। साथ में s का अलग p का अलग, जैसे इसमें था वैसे नहीं बनेगा। तो इसमें क्या होगा? एक s ऑर्बिटल और 1s है, ऐसा लग रहा है पिक्चर। कार्बन में क्या होगा? या ठीक है, n s ऑर्बिटल्स और 3n p ऑर्बिटल्स, इस तरह से साथ में sp3 का ये होगा बैंड बनेगा। और वो बैंड कैसा बनेगा? तो ये अलग स्प्लिट होगा इस तरह से, और ये अलग स्प्लिट इस तरह का कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा जो रेंज है उसमें ऐसा लगेगा कि ओवरलैपिंग हो रही। ये एग्जैक्ट नहीं है, पहले डायग्राम था बनाया हुआ इसमें एनसीईआरटी के बुक में, अब वो गायब कर दिए, डिलीट कर दिए। तो इसी 4 ऑर्बिटल से क्या बन रहा है? दोनों बैंड्स बन रहे हैं। यहाँ पर जो बैंड बनेगा वो होगा कंडक्शन बैंड। ठीक है, 2n ऑर्बिटल से टोटल कितना? 4n ऑर्बिटल्स है ना, और 2n ऑर्बिटल से। तो इसी से 2 बैंड्स बन गए, बीच में स्प्लिटिंग हो गई। ये जो दिख रहा है ये हो जाएगा बैंड गैप। यही बन जाएगा कौन सा बैंड? वैलेंस बैंड। और ये क्या बन जाएगा? कंडक्शन बैंड। अब इसमें कितने ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कोई भी ले लो तीनों में से, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेम ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन ऑर्बिटल्स में? बैलेंस शेल में, ये ध्यान रखना, लास्ट वाले में 4 होंगे सब में। तो 4 होंगे मतलब टोटल 4n। अगर n ये एटम्स लिया है तो 4n इलेक्ट्रॉन्स। 4n इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कहाँ भरेंगे? इसमें कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा 4n इलेक्ट्रॉन्स से, ये पूरा एम्प्टी रहेगा, इसलिए इसको कंडक्शन बैंड, इसको वैलेंस बैंड कहा है। अब कंडक्ट वैलेंस बैंड कैसा होगा? कंप्लीटली फिल्ड लेकिन एक बैंड गैप। बैंड गैप कैसा है उस पर डिपेंड करेगा ये मटेरियल कैसा होगा। ठीक है, तो डायमंड के लिए बैंड गैप होता है 5.5 eV इंसुलेट। सिलिकॉन के लिए बैंड गैप होता है 1.12 eV, और जर्मेनियम के लिए और कम होता है 0.7 eV। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेमीकंडक्टर्स। ये हो जाएगा इंसुलेटर, और इसके नीचे कोवेलेंट होता ही नहीं है, बाकी नहीं होता है ना। जैसे वो क्या हो, जर्मेनियम हुआ ना, उसका टिन है और लेड है इस ग्रुप में। टिन और लेड क्या है? कोवेलेंट होता ही नहीं है ना, उससे क्रिस्टल ही डिफरेंट होते हैं, तो वो मेटल्स हैं, है ना। तो ये हो गया बैंड एरिया हमारा पूरा। अब किसी सेमीकंडक्टर में, अब हम लोग आगे सेमीकंडक्टर का मतलब सिलिकॉन समझ रहे हैं, हम लोगों को सिलिकॉन ही पढ़ना है। ठीक है, तो किसी सेमीकंडक्टर में कंडक्शन किस तरह से होता है, कौन कौन कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं, सब देखना है। तो कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर हमारा मतलब सिर्फ सिलिकॉन से रहेगा, बाकी सब भी इसी तरह से होते हैं। 3 डायमेंशनल होता है, पर उसको कह सकते हो कि मैंने फोर्स किया है 2 डायमेंशनल बनने के लिए उसको, क्योंकि मैं 3D में डायग्राम नहीं बना पाऊंगा।
ठीक है। अब ये प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है विदाउट एनी डिफेक्ट्स। तुम लोगों को लिखना है, ठीक है, लिख लो। एक सिलिकॉन का क्रिस्टल मान लेते हैं लोग, कुछ सिलिकॉन एटम्स इसमें अरेंज्ड हैं ऑर्डरली। ये क्या करेगा, ये कंडक्ट करेगा क्या? अगर ये प्योर क्रिस्टल है, प्योर सिलिकॉन, क्या ये कंडक्ट करेगा? क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्या इसमें कोई चार्ज कैरियर है? क्या इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, है ना। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, फ्री टू ट्रेवल इन द क्रिस्टल, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो प्योर सिलिकॉन एट 0 केल्विन कंडक्ट नहीं करता है, इज अ परफेक्ट इंसुलेटर। अब इसको किसी तरह से एनर्जी दी मैंने, कोई फोटोन मे बी सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का इस पर इंसिडेंट किया होगा, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन, मान लो इस इलेक्ट्रॉन को मिल गई एनर्जी और ये इलेक्ट्रॉन चला गया, है ना। अब क्या हो गया, वहां पर एक बॉन्ड ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ना। एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, इसको मैंने एनर्जी दी है। एनर्जी कैसे दे सकते हो? 3 मेथड्स। क्या क्या? हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक वोल्टेज एक ही बात हो गई, ठीक है। तो तुम बहुत बड़ा वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हो या फोटोन इंसिडेंट कर सकते हो सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? बैंड गैप के बराबर। जैसे सिलिकॉन के लिए इतना होना चाहिए मिनिमम फोटोन की एनर्जी। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गया, निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया है? कंडक्शन बैंड में चला गया है। वो अब फ्रीली मूव कर सकता है क्रिस्टल के अंदर, लेकिन यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, कैसा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और एक पॉजिटिव चार्ज सिलिकॉन पर आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन गया तो चार्ज बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा वहां से। तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। मैंने सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसको दिया है, वोल्टेज दिया है। कैसा दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड मैं दे देता हूँ इस तरह से। मैंने वोल्टेज कनेक्ट किया होगा, बैटरी कनेक्ट किया होगा, जिससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को किधर चला जाएगा? इसके अपोजिट चला जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर जाता रहेगा, क्रिस्टल जहां तक रहेगा वहां तक। इसका क्या होगा? जो वैकेंसी बन रही है, डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की, उसका क्या होगा? क्या ये सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्टेबल है? सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्टेबल होता है? नहीं होता। तो इसको भरने के लिए कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास, कोई भी एक आ जाएगा। कौन सा आएगा? प्रोबेबिलिटी, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कब आएगा? प्रोबेबिलिटी, वो भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है। तो मान लो कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा? अभी कहीं से भी आ सकता था, ठीक है, और हर तरफ से आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? बराबर थी। लेकिन मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, अब इधर से इलेक्ट्रॉन के आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन को इसको उल्टा ही जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा जाएगा, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन की इधर जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बट अभी भी ऐसा नहीं कि इधर से कोई नहीं आएगा, अभी भी हर तरफ से इलेक्ट्रॉन आ सकता है इसको फिल करने के लिए, लेकिन इधर से आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं इसलिए इधर से ही बना लेता हूँ। तो मान लो कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ क्या होगा बताओ? क्या इफेक्ट? ये भर गया है ना, ये फिल हो गया, लेकिन यहाँ स्टेबल हो गया,
प्लस आ जाएगा। इसका एक और फायदा हुआ, तो फायदा ही कहेंगे, एक और साइड इफेक्ट हुआ। क्या हुआ? अब पॉजिटिव चार्ज इस पर है ना, इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर आ गया तो ये तो न्यूट्रलाइज हो गया, अब पॉजिटिव चार्ज इस पर है, ठीक है। अगर थोड़ी देर के बाद इसको कोई और इलेक्ट्रॉन भर देता है, मान लो ये वाला, तो अब क्या होगा? अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पर हो गया, ठीक है। तो क्या इस क्रिस्टल में कोई पॉजिटिव चार्ज मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है ना? तो एक नेगेटिव चार्ज मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहाँ? नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज लेके इधर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मोशन दिख रहा है वो पॉजिटिव चार्ज का दिखाई दे रहा है। और तो मूव कौन कर रहा है? मूव इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है, लेकिन चार्ज कौन सा ट्रैवल होता हुआ दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये चार्ज कौन सा मूव हो रहा है इसको डिटेक्ट करने के लिए एक इफेक्ट होता है, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, हमारे सिलेबस से कर सकते हैं उसको कहते हैं हॉल इफेक्ट। उसी से पता चलता है, उसी से पहली बार ये पता चला था कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, और उसी से हम आज भी आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई सेमीकंडक्टर मान लो मेरे पास है, वो एन टाइप है कि पी टाइप है कि इंट्रिंसिक है, मतलब प्योर है, वो हम उसी से हॉल इफेक्ट से ही पता करते हैं। वो पहले से पता नहीं है, मुझे कहीं पड़ा हुआ मिल गया तो मैं कैसे पता करूंगा? हॉल इफेक्ट से। और हॉल इफेक्ट क्या होता है? तो हॉल इफेक्ट में बस इतना ही है कि तुम किसी मटेरियल में इस तरफ करंट प्रोवाइड कर दो। करंट कैसे प्रोवाइड करोगे? तुम एक बैटरी लगा दो, ठीक है, और अब क्या करोगे? एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड कर दो ऐसा इनटू द प्लेन। अगर ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट होगा तो पॉजिटिव चार्ज तो इधर ही मूव हो रहा होगा करंट के डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? Q इंटू वी क्रॉस पी, वी क्रॉस पी, ऊपर पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा, तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ऐसे ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? इफेक्टिवली एक पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? वापस जो इधर की तरफ फोर्स लग रहा था मैग्नेटिक फील्ड का उसको बैलेंस आउट कर देगा, तो अब सीधा जाएगा चार्ज, है, तो करंट सीधा जाएगा, ये हो गया। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता करंट, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स किधर होता है? नीचे। देखते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करेक्ट, तो V क्रॉस P नीचे हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऊपर होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऊपर होगा तो ऊपर नेगेटिव, वो ये चार्ज रह जाएगा ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, नीचे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। पता चल गया ना? तो अगर ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा था, है ना, और अगर ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो हम कह सकते हैं इसमें नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा था। तो अगर तुम ये मेथड यहाँ अप्लाई करोगे इस चार्ज के साथ, तो तुम्हें ऐसा पता चल जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है, नेगेटिव चार्ज मूव नहीं हो रहा है, और तो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स का ही हो रहा है, लेकिन ये इफेक्ट तुम्हें ये बताएगा कि वहां पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है ना, जबकि इसके मोशन में ये तुम्हें बताएगा कि एक नेगेटिव चार्ज मूव हो रहा है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी मैं एक प्योर सेमीकंडक्टर पे नहीं करेगा, कंडक्ट करेगा नहीं, कंडक्ट नहीं करता, हाँ, बाकी टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स हीट, बोला था हीट से एनर्जी दे सकते एट 0 केल्विन। as there are no charge carriers.
An electron may jump into conduction band and become free electron or conduction electron. नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो सब एक्सप्लेन हो चुका है ऑलरेडी। तो पॉजिटिव चार्ज मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें मूव कौन सा पार्टिकल हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज के मोशन में कौन सा पार्टिकल का मोशन है? इलेक्ट्रॉन का ही मोशन इम्पोर्टेंट, लेकिन हम बोल नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे बोलेंगे पता चलेगा नेगेटिव चार्ज मूव है, बट वहां मूव एक्चुअली कौन हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, मूविंग पॉजिटिव चार्ज, इसको हम एक और पार्टिकल की तरह इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी पार्टिकल है दिस मूविंग पॉजिटिव चार्ज।
उसको एक इमेजिनरी पार्टिकल मान रहे हैं हम और उसका नाम रख रहे हैं होल। होल मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बच गया, होल बच गया उसका। इससे पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। एम्प्टी ऑर्बिटल तो है, रियल में तो वो वही है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, लेकिन हम उसको एक मूविंग पार्टिकल की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। और वो भी मूविंग पार्टिकल कैसा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन हम बोल ही नहीं सकते पॉजिटिव चार्ज वाला, उसको हमने नाम दे दिया होल। पॉजिट्रॉन और होल में कितना डिफरेंस है, सब कुछ सेम है, बस इतना ही डिफरेंस है कि वो रियल होता है या इमेजिनरी। ठीक है, पॉजिट्रॉन का चार्ज होल का चार्ज बराबर, मास बराबर, लेकिन एक रियल है, इमेजिनरी। तो इसलिए इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं, जब भी मैं एक चार्ज कैरियर प्रोड्यूस करना चाहूंगा तो पेयर्स में प्रोड्यूस होगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक होल भी बनेगा साथ में, है ना। जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन उधर बनाया, इधर एक होल अपने आप बन गए। तो इन प्योर सेमीकंडक्टर charge carriers are produced in pairs. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिगर क्या है? एक्सरेज पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल्स को, जैसे अल्फा पार्टिकल है, पार्टिकल है, उसका फोर्स है, इमेजिनरी और रियल। पॉजिट्रॉन इज अ रियल पार्टिकल, होल इज एन इमेजिनरी पार्टिकल। और कोई डिफरेंस नहीं, मतलब इन द सेंस कि चार्ज सेम है पर मास का सेम लेते हैं, बस एक वो इमेजिनरी पार्टिकल, रियल में होता नहीं है, रियल में बैकेंड ऑर्बिटल है। तो जब भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाएगा और उसके अपोजिट साइड में जाएगा, दोनों का करंट एडअप हो जाएगा। इसको एक रिएक्शन की तरह, इन लोगों को डिसोसिएशन ऑफ वाटर याद होगा, है ना। डिसोसिएशन ऑफ वाटर याद है ना, H प्लस और OH माइनस और होता था आयोनिक इक्विलिब्रियम में कुछ था ऐसा। तो उसके जैसा इसके रिएक्शन, एक रिएक्शन इसमें एज्यूम कर सकते हैं इसका। ठीक है, हम इसको बोलेंगे प्योर सेमीकंडक्टर था मेरे पास, उसको कुछ एनर्जी दे दिया मैंने, कितनी एनर्जी दे दी, बैंड गैप के बराबर, है ना। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, बैंड गैप के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कंडक्शन बैंड में। तो अब मुझे यहाँ क्या मिलने वाला है, प्योर सेमीकंडक्टर तो रहेगा ही, एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा और एक होल मिलेगा, मतलब दो पार्टिकल्स एडिशनल क्रिएट हो जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और होल बन रहा है उसको OH माइनस और H प्लस के तरह एज्यूम कर सकते हो। जैसे वाटर से क्या बन जाता है, वाटर क्योंकि एबंडेंट होता है, मानते हैं कि वाटर उतना ही रह गया है, उसमें इसका दो पार्टिकल्स क्रिएट हो गए, H प्लस और OH माइनस। तो ठीक उसी तरह से मान लिया कि प्योर सेमीकंडक्टर ही रह गया, उसमें एडिशनल दो पार्टिकल्स क्रिएट हो गए, कौन से, E माइनस और H प्लस, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल। Above process is called
इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। का मतलब बैंड गैप, एनर्जी दिया है उतना। इसका रिवर्स प्रोसेस भी होगा। रिवर्स प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन। इसमें क्या हो जाएगा, ई इलेक्ट्रॉन प्लस होल दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। और मिलेगा क्या हमें, एनर्जी बैंड गैप के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन करने के बाद कुछ बचेगा नहीं, दोनों खत्म हो जाएंगे और हमें एनर्जी मिल जाएगी बैंड गैप के बराबर। तो इसका मतलब अब ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जंप करके आ गया, और इसका मतलब समझते हैं कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करके चला गया इलेक्ट्रॉन। सर इसमें कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं है। क्लास में जाके कुछ करेंगे किरचॉफ लॉ वाले, बीच में तो नहीं है। फॉर्मूला में लिखूंगा पर उसके न्यूमेरिकल्स कभी आते नहीं है, छोटा छोटा फॉर्मूला है। फॉर्मूला वही वाला है इसका, वाटर डिसोसिएशन वाला जैसे होता था ना, उस तरह का फॉर्मूला यहाँ बनेगा। रिएक्शन को मैं इसलिए उससे रिलेट कर रहा हूँ। उसमें था ना पीएच फाइंड करने वाला, तो पीएच के पहले कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं, उसके बाद लॉग इन लेते तो फेज बन जाता है। तो कंसंट्रेशन फाइंड करने जैसा यहाँ पर भी बना। सर वो सब लॉजिक गेट वगैरह सब एनसीईआरटी से हटा दिया, कुछ नहीं है। ट्रांजिस्टर था, लॉजिक गेट था, सब गए। मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम कुछ भी नहीं, इंट्रोडक्शन तक नहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ डायोड है। पीएन ये सेमीकंडक्टर पी टाइप से एन टाइप बढ़ेगा, पीएन जंक्शन डायोड मत लॉजिक गेट्स सब हटा दिया। नहीं तो पहले तो बहुत टाइम लगता था उसमें। रिवर्स प्रोसेस ये हो गया रिकॉम्बिनेशन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये प्योर सेमीकंडक्टर जिसकी मैं अभी बात कर रहा था वही है। प्योर सेमीकंडक्टर
इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें कुछ मिक्स नहीं किया है। अब ये प्योर सेमीकंडक्टर है तो ये 0 केल्विन पर कंडक्ट नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स और होल जब भी बनेंगे तो किस में बनेंगे? पेयर्स में बनेंगे। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर्स में बनेंगे। तो किसी भी समय ये कह सकते हो कि NH इज इक्वल टू Ne, ऐसा रहेगा। N क्या है? डेंसिटी। N से मैं यहाँ पर नंबर डेंसिटी बोल रहा हूँ, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो NH का मतलब क्या है? नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। Ne का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जब भी मैं E लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, तो मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे और भी हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन से वही कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो NH इज इक्वल टू Ne रहेगा, क्योंकि पेयर्स में ही इसमें प्रोड्यूस होंगे, जनरेट होंगे, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन तो साथ में एक होल भी बनेगा, जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल से बनेंगे। इसको हम और नाम देते हैं दोनों को, क्या? Ni। और Ni का मतलब है यहाँ पर क्या? इंट्रिंसिक डेंसिटी। इंट्रिंसिक का मतलब यहां से समझ रहे हो, प्योर सेमीकंडक्टर में किसी गिवन टेम्परेचर पर NH और Ne की वैल्यू इतनी रहेगी। अब यहां पर मैं थोड़ा सा वाटर का जो भी तुमने पढ़ा हुआ है वो लिख देता हूं। उससे रिलेट करने से क्या होगा? इजी हो जाएगा याद रखना। इससे याद रखो। इसमें बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? हाँ हीरो, क्या बोलते जा रहे हो इतना सुबह से? हाँ, काम खराब करके रख दिया। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, ये जो अभी लिखा है मैंने, ये रिएक्शन। ओके, So concentration of H plus into concentration of H plus into concentration of OH minus by concentration of H2। ऐसा था। आज केमिस्ट्री है ना, सेकेंड लेक्चर है ना, जिसके बाद केमिस्ट्री है ना। बताना क्या बोल रहे हैं, सर को इन्फॉर्मेशन कि आपका सिलेबस खत्म हो गया और ये सिलेबस में ये कर रहा है। तो KW बोलते थे ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। क्या होता था? ये नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? अबंडेंट है तो यूनिटी लेते हैं, अबंडेंट होता है तो यूनिटी लेते हैं। तो ये हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पर कंपेयर करोगे तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन, सॉरी ये वाला नहीं, वो वाला रिएक्शन, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसके लिए भी आएगा। क्या आएगा? E माइनस की नंबर डेंसिटी इनटू H प्लस की नंबर डेंसिटी, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। और वो कितना आएगा? इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, है ना, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका स्क्वायर ही आएगा ना, दोनों तो उसके बराबर ही। ठीक है, तो ये बस कंपेयर किया है मैंने, ये यहाँ पर याद नहीं रखना है, याद तो तुम्हें होगा ये एनीवे, एक को छोड़ के। तो हम लोग को यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या मिलता है?
ओ हाँ, H2 लिक्विड है। अरे कल वाला केसेस। क्या लिख रहा हूँ मैं बार बार, यही होता है गड़बड़। ऑब्जर्वेशन अच्छा है। यहाँ पर भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इसको हम क्या कहेंगे, ni स्क्वायर कहेंगे उसको, ठीक है। तो nh इंटू ne ये हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ni स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर ये कितना होता है, 10 पावर प्योर वाटर के लिए 10 पावर -7, 10 पावर -7, ये कितना हो जाता है, -40। अब तुम इसको और इसको बदल सकते हो, इसमें थोड़ा HCl डाल दो, ये बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा, और ये कांस्टेंट रहेगा, है ना। तुम NaOH डाल दो, ये बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये बराबर रहेगा, करेक्ट। तो ठीक उसी तरह से है, तुम अगर होल्स बढ़ा दोगे तो ये कम हो जाएगा, ये उतना ही रहेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दोगे तो ये कम हो जाएगा, ये उतना ही रहेगा। और इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो चेंज होगा, ये तो उसी तरह से चेंज होता है, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। इसका क्या डिपेंडेंस होता है टेम्परेचर पर, ये बताओ, तुम ही बताओगे, मैंने नाम दिया टेम्परेचर से। किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है, गुड, बहुत अच्छा, लेकिन तुम पूरा नहीं बता पाए। नहीं, वो इक्वेशन ठीक बता रहा है वो, लेकिन इक्वेशन प्रॉपर नहीं बता रहा है। वो इक्वेशन वही वाला है, वो इसको याद है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो नहीं याद है। कुछ ऐसा रिलेशन होता था, e⁻⁻ एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन इस तरह का रिलेशन था, ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ किस तरह से डिपेंड कर रहा है, ठीक इसी तरह से ये ni डिपेंड करेगा। ni में बस थोड़ा डिफरेंट वैल्यूज, यहाँ पर क्या आएगा, बैंड गैप, r की जगह बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगी, ठीक है, एक ही बात है ना, और t इस तरह का आता है। ये हमें नहीं पढ़ना है, तो इसलिए मैं बताने नहीं वाला था। पर टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो क्या होगा, ni बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, करेक्ट। और बैंड गैप ज्यादा रहेगा तो कम होता जाएगा, बैंड गैप बढ़ाओगे तो क्या होगा, कम होगा, बैंड गैप कम करोगे बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन। इस केस में इसका एक बैंड डायग्राम बना लेते हैं। बैंड डायग्राम मतलब वही कंडक्शन बैलेंस बैंड।
इस तरह से दिखाया जाता है बैंड डायग्राम को। नीचे क्या है, इसके नीचे वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड का टॉप है, इसके ऊपर कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड का ये बॉटम लेवल। दोनों के बीच का जो गैप है बैंड गैप हो गया, एनर्जी का गैप जो भी दिख रहा है, और इसके बिल्कुल बीच में से एक लाइन जाती है, डॉटेड लाइन, जो इसको कहते हैं फर्मी लेवल। ठीक है, फर्मी लेवल का डेफिनेशन ये है कि वहां पर मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 50%, बट एक्चुअली इस रीजन में कोई इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता है ना। इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकता है वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में, बीच में फॉरबिडन रीजन है, लेकिन मैथमेटिकली यहाँ पर 50% आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो कैसे आता है मैं दिखा सकता हूँ ग्राफ बना के, बट उतना जरूरी नहीं है जानना। रेफरेंस के इधर ग्राफ में बना देता हूँ। इधर है एनर्जी और इधर है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 100% हो सकता है या 0% हो सकता है, उससे बाहर तो कुछ नहीं हो सकता, 0 से 100। तो यहां क्या होगा, ये है वैलेंस बैंड नीचे वाला, और ये क्या है, कंडक्शन बैंड है, बीच में ये फॉरबिडन रीजन है, बैंड गैप। कंडक्शन बैंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 0 होगा ना, और वैलेंस बैंड में क्या होगा, 100%। किसी भी सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड ना, तो यहां पर क्या होगा, 100%। अब अगर ये 0 केल्विन पर है तो ये कंप्लीटली फिल्ड, ये कंप्लीटली ऐसा, और अगर मिलाते हो तो ऐसा एक लाइन नहीं बन जाएगा, है ना। अगर तुम मिलाते हो, एक्चुअली बीच में होगा नहीं, बट अगर इसका ग्राफ मिलाते तो ऐसा एक लाइन बन जाएगा। उस लाइन का मिड पॉइंट कहां होगा, बिल्कुल बीच में होगा, वही फर्मी लेवल होगा। अगर मैंने रूम टेम्परेचर पर देखा तो रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां चले जाएंगे, रूम टेम्परेचर पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कुछ होल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां चले जाएंगे, तो उसके कारण क्या होगा, यहां पर कुछ प्रोबेबिलिटी मुझे दिखने लगेगी, लेकिन यहां पर करेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी, उसी तरह से कम हो जाएगी थोड़ी सी। बीच में स्ट्रेट लाइन में मिला रहा हूं, जो कि ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स हो नहीं सकते, ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ कम हुए थोड़े, यहाँ वाले यहाँ चले गए, और ये मिड पॉइंट जो दिख रहा है यहाँ पर 50% आएगा थ्योरेटिकली, है ना। प्रैक्टिकली यहाँ पर कुछ होगा नहीं, थ्योरेटिकली। तो ये जहां से पास करेगा यही लाइन हो जाएगा, कौन सा लेवल, फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल इस केस में कैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बीच में, है ना। फर्मी लेवल is midway या in the middle of conduction band and valence band. इसको रेफरेंस के लिए मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि फिर दूसरा टाइप का सेमीकंडक्टर उसमें भी इसको कंपेयर कर लेंगे थोड़ा। दूसरा क्या है, मैंने फर्स्ट कैसा लिखा था, 1 लिखा था, क्या लिखा था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या पॉइंट होगी, 1। तो 2 एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये प्योर सेमीकंडक्टर नहीं होगा। तो कहते हैं 2 सेमीकंडक्टर। दो टाइप का होगा, एक होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर,
कौन आंखें बंद कर रहा है? काफी है। इसमें क्या कर दिया है हमने? सिलिकॉन में थोड़े बोरॉन एटम्स डाल दिया है, बीच में एक बोरॉन फंस गया जब। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं? सेमीकंडक्टर is doped by trivalent, या इसको कह सकते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी यहाँ पर क्या है? बोरॉन। बोरॉन इसमें इम्प्लांट किया गया, ऐसा कह सकते हो। और इसके लिए यूज किया जाता है डाइबोरिन B2H6। हाई प्रेशर B2H6 इसके ऊपर बॉम्बार्ड करते हैं और कुछ बोरॉन एटम्स अंदर जाके फंस जाते हैं, तो दैट इज बोरॉन इम्प्लांट या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इम्प्लांट। हाँ, B2H6 अच्छा होता है। और कौन सा कंपाउंड यूज करोगे? B2H6 के फॉर्म में मिलता भी है, प्लस वो गैस होता है, ठीक है। और हार्मफुल भी कम ही है दो में से, बट कम हार्मफुल है। एन टाइप में थोड़ी ज्यादा मुश्किल है, नाइट्रोजन नहीं, इसमें क्या फॉस्फोरस इम्प्लांट करते हैं। फॉस्फोरस के लिए फॉस्फीन गैस यूज करते हैं। फॉस्फीन गैस फॉर्म में है तो फॉस्फोरस का गैस फॉर्म बहुत रेयर होगा, तो गैस फॉर्म में pH 3 है, वो यूज कर लेते हैं, बट वो टॉक्सिक है, तो लेबोरेटरी में यूज करना मतलब अवॉइड करते हैं लोग उसको। इंडस्ट्री में बनाते हैं, ठीक है, लेकिन लेबोरेटरी में अवॉइड किया जाए, तो जरूरत पड़ती है फिर भी ज्यादा प्रिकॉशंस। आईटी बॉम्बे में ऐसे फैसिलिटीज हैं इम्प्लांट ये सब करने की, देखा है, थोड़ा बहुत किया भी है। तो अपने हाथ से करने तो नहीं मिलता था, लेकिन मतलब ये था कि लेके जाओ, वहाँ पर कोई रहेगा तो भी टेक्नीशियन ये सब रहता है, वो करके दे देगा। लेकिन हाँ, वो कोट वोट सब ड्रेस ये सब पहन के जाना पड़ता है। इसलिए कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन कम है। एक इलेक्ट्रॉन कम का मतलब सब में 4 है, उसके पास 3 है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन के पास 4 है ना, उसके पास 3, एक कम है ऑलरेडी, इसलिए उसको ट्राइवेलेंट भी कह रहे हैं। और क्योंकि एक कम है तो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं।
बोरॉन की जगह पे सिलिकॉन मतलब एल्यूमिनियम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो सेमी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उस ग्रुप के सारे, इवन इंडियम ये सब भी यूज किया जाता है, बट इंडियम बहुत महंगा भी होता है और थोड़ा ज्यादा हेवी हो जाता है। तो दो बातें हैं यहाँ पर, तुम जानते हो मैं केमिस्ट्री में सब पढ़ा है, स्ट्रेन नहीं होना चाहिए वहां पर। तो स्ट्रेन नहीं होने के लिए साइज थोड़ा सिमिलर तो चलता है, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। इंडियम थैरियम से बहुत बड़ा हो जाएगा, गैलियम तक भी यूज किया जाता है। उसमें से सबसे सस्ता यही है। और दूसरा ये है उसमें एन वाले में भी फास्फोरस की जगह उसके बाद कौन सा आता है, आर्सेनिक। आर्सेनिक यूज किया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन नहीं कर सकते क्योंकि नाइट्रोजन टिकता नहीं है, वो अलग प्रॉब्लम है, डिफ्यूजर के बाहर आ जाता है, ठीक है। तो उसका प्रॉब्लम अलग है। अदरवाइज हम उसमें यूज करते हैं फास्फोरस और आर्सेनिक यूज करते हैं। हाँ, वो भी टॉक्सिक है। बोरोन एटम्स आर इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अच्छा ये भी देखो, वही अभी स्ट्रेन की बात कर रहा था मैं, अगर बोरोन sp2 में जाए, बाकी पूरा क्रिस्टल क्या sp3 में, क्या होगा, स्ट्रेन क्रिएट करेगा वहां पर, है ना। तो क्योंकि बोरोन माइनॉरिटी है तो सिलिकॉन उसके लिए उतना स्पेस नहीं देता, एडजस्ट नहीं करता है, sp3, ठीक है। तो sp3 में जाना पड़ता है उसको, लेकिन उसके पास प्रॉब्लम ये है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना ही नहीं सकता, 3 ही इलेक्ट्रॉन उसके पास वैलेंस शेल में, तो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड बन जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। एंड फॉर्म्स 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड ऑलरेडी बन गया है, मतलब एक वैकेंसी ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसको कोई भर सकता है ना, एक वैकेंट ऑर्बिटल उसके पास ऑलरेडी है जिसको कोई भर सकता है। तो कोई अगर भर देगा उसको तो क्या होगा, कोई और इलेक्ट्रॉन भर सकता है ना उसको, जैसे होल वाला कॉन्सेप्ट हमने देखा वैसे ही यहाँ पर होगा। तो एक मान लो इसका वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला है, इससे क्या होगा, इस पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, हाँ, बोरॉन पर भी एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके बाद मान लो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसको भर देता है आगे, तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, है ना। फिर इस तरह से पॉजिटिव चार्ज का मोशन होने लगेगा। फिर पॉजिटिव चार्ज का मोशन है उसको हम कौन से पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, उसको कहते हैं होल। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन कोई बना नहीं, होल ऑलरेडी एक बन गया, है ना। किससे बना होल, बोरोन एटम से बना। बोरोन पर जो ये नेगेटिव चार्ज आ गया है ये इमोबाइल चार्ज होगा, क्योंकि इसके पास कोई होल अब है नहीं, है ना, कोई वैकेंसी नहीं है ना जिसको अब कोई भरेगा। इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, इसके चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, और न ही कोई होल है, कोई वैकेंसी है यहाँ पर। तो ये जो नेगेटिव चार्ज आ गया बोरोन एटम पर वो इमोबाइल चार्ज है, मूव नहीं करेगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज इधर सिलिकॉन पर आया है वो मूव करेगा, वो मोबाइल चार्ज, ठीक है। तो an electron may fill this deficiency and create a hole। तो ऐसे कितने होल्स बन जाएंगे, जितने बोरोन एटम्स उतने होल्स। कौन से टेम्परेचर पर, ये तो 0 केल्विन पर भी हो सकता है ना। इसमें तो प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है, प्रोबेबिलिटी का तो क्या, 0 टेम्परेचर डिपेंड है ही प्रोबेबिलिटी। तो ये जो है 0 केल्विन पर भी होल बन गया इसमें, लेकिन कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बना। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो अब यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये एक और होल बन जाएगा। तो दो तरह से होल्स बन रहे हैं इसमें, एक तो बोरोन एटम जितने हैं उतने होल्स तो ऑलरेडी बन गए 0 केल्विन पर ही। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और होल्स बन रहे हैं जो कि किसके बराबर होंगे, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं उसके बराबर।
ठीक है, तो यहाँ पर पेयर्स में बनेंगे और उसके अलावा होल्स एक्स्ट्रा। तो इस केस में कौन ज्यादा होगा, होल के इलेक्ट्रॉन? होल एक्स्ट्रा होंगे। कितने एक्स्ट्रा होंगे? जितने बोरॉन एटम्स उतने होल्स एक्स्ट्रा। ठीक है, तो NH इज ग्रेटर देन Ne। इसके बाद मैं और क्या लिखूंगा? अगर मैं इक्वेट करता हूं तो होल्स कितने एक्स्ट्रा हैं? जितने इलेक्ट्रॉन्स बने हैं उतने होल्स तो आए ही। एक्स्ट्रा कितने होल्स आए? जितने बोरोन एटम्स थे। तो Na इज एक्सेप्टेड डेंसिटी लिख रहा हूं मैं। एक्सेप्टेड मतलब बोरोन यहां पर। तो नंबर ऑफ बोरोन एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है ये क्या है? हो गया नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ बोरोन एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो कितने एक्स्ट्रा होल्स? जितने बोरोन एटम्स उतने एक्स्ट्रा होल्स, ये बन गया। अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला था इक्वेशन, वो कैसा होता है? वो होता है Ne into NH is equal to Ni square, ये था ना? और Ne कितना? NH रख देता हूं, Ne को, ठीक है। NH कितना रखता हूं? Ne plus Na is equal to Ni square, ये बन जाएगा इसमें। और अगर Na बहुत बड़ा हो जाए Ni से, तो वैसे केस में क्या करेंगे? ऐसा करेंगे, करते हैं क्या? अगेन कंपेयर करोगे वाटर वाले से, है ना? प्योर वाटर है, उसमें क्या डाल दिया हमने? HCl। तो क्या होगा? जो वाटर का H प्लस है वो किसके बराबर होगा? OH माइनस के बराबर होगा। जो HCl का H प्लस है वो एक्स्ट्रा होगा, है ना? तो H प्लस टोटल कितना हुआ? OH माइनस प्लस HCl का कंसंट्रेशन। वैसा इक्वेशन बनता था। और उसमें क्या होता था? अगर HCl हमने ज्यादा डाल दिया है तो जो वाटर से H प्लस आएगा वो वाटर लेते हैं, है ना? तो वही सिचुएशन यहाँ नीचे हो गया। कर सकते हैं। ओके, बस ये दो ही प्रॉब्लम है उसमें। एल्यूमिनियम वाला गैस नहीं होगा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और दूसरा चीज ये है कि थोड़ा महंगा भी है। उससे अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर्स बनाए जा रहे हैं। सिलिकॉन में नहीं कर रहे उसको यूज, बट अलग अलग तरह से बना रहे हैं। बोला तो सबका यूज कर रहे हैं, गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम सब यूज हो रहा है। मेरा प्रोजेक्ट था, अब तो बहुत टाइम हो गया, अब तो पता नहीं क्या क्या एडवांसमेंट हुआ होगा। और मेरा प्रोजेक्ट था, उसमें दो कंपाउंड्स हम लोग बना रहे थे, सेमीकंडक्टिंग कंपाउंड जो ट्रांसपेरेंट है। एक ये था और एक ये था। ये ट्रांसपेरेंट सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो क्यों बना रहे थे बताओ? कॉलेज स्कूल में ये बना, कॉलेज में इसी के लिए वो सब प्लांट जो भी था वो सब चल रहा था हमारा। इसी के लिए टाटा इंस्टीट्यूट भी जाते थे। ट्रांसपेरेंट इसलिए बना रहे थे क्योंकि सोलर सेल का काफी एडवांसमेंट होगा। सोलर पैनल जो होता है
बैंड डायग्राम इसके लिए लिखते हैं पी टाइप से भी कंडक्टर। कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड में तो कोई चेंज नहीं करूंगा। इसमें क्या होता है, फर्मी लेवल नीचे आ जाता है वैलेंस बैंड की तरफ। क्यों ऐसा होगा? तो वैलेंस बैंड में नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। यहां पर क्या था, 0 केल्विन पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, तो डेफिशिएंसी को मैं यहां दिखा रहा हूं। डेफिशिएंसी मतलब होल्स है वैलेंस बैंड में, और बाद में कुछ इस तरह से और होल्स बन गए। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो कम बने होंगे ना, क्योंकि इस वाले होल्स में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बने नहीं होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैं कंडक्शन बैंड में दिखाऊंगा, करेक्ट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां बनेंगे? कंडक्शन बैंड में। होल्स कहां बनेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां थे, यहीं से गए ना, तो यहाँ पर होल्स बनेंगे। अब यहाँ पर होल्स ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो फर्मी लेवल किधर शिफ्ट हो गया? नीचे शिफ्ट हो गया। ठीक है, उसको अगर इस ग्राफ में दिखाना चाहूँ मैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ग्राफ हम लोग को पढ़ना नहीं है, तो क्या तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा। यहाँ पर वैकेंसी ज्यादा होगी, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत कम होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इतना, तो इसका एरिया उसके बराबर मान सकते हो। और यहाँ जो वैकेंसी क्रिएट हो गई है वो इतनी बड़ी क्रिएट हो गई, इतना बड़ा एरिया, है ना। तो होल्स इतने हैं। अब मुझे बताओ कि 50% कहां पर आएगा? 50% तो यही लाइन है, यहां पर आएगा, यहां पर हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 50% वाला। फर्मी लेवल किधर आ गया? नीचे आ गया। तो फर्मी लेवल बैलेंस बैंड से क्लोजर होता है, इतना ही आता है। फर्मी लेवल इज क्लोजर टू, फर्मी लेवल को कुछ लोग इम्प्योरिटी लेवल कहते हैं, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ रह सकता है। फर्मी लेवल किधर आ जाएगा? नीचे, बैलेंस बैंड से क्लोजर। चेंज कर ही देता हूँ, क्योंकि फिर कोई बना लेगा तो प्रॉब्लम। अब दूसरा है एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें सिर्फ बोरॉन की जगह क्या रख दिया? फास्फोरस रख दिया है, पेंटावैलेंट, जिसको हम डोनर कहते हैं। अब क्रिस्टल, सिलिकॉन क्रिस्टल में फिर से क्या है? फास्फोरस एटम माइनॉरिटी है, तो sp3 में ही जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा।
जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन में फिल स्टेफिशिएंसी तो नहीं, ठीक। This electron participates in conduction and is free electron। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मिल रहा है ना? तो जैसे जितने फॉस्फोरस एटम्स होंगे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी उसके पास रहेंगे क्रिस्टल में, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनेंगे? तो और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से बनेंगे जो पेयर्स में बनते हैं। तो इसमें कौन ज्यादा रहेगा ये बताओ? इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा कि होल ज्यादा रहेगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा। ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो है। वो उसके ऊपर किसका पेन था वो? जो तोड़ा किसका पेन था? पीछे से कुछ तो आ रहा है। तो पीछे से जो आता है तुम उसको तोड़ देते हो। तो रूल है, पीछे से कुछ आएगा तो तोड़ देंगे। तोड़ा नहीं है, तोड़ा नहीं है, लेकिन पता हो गया। ठीक है, काम करो, जिसका भी था उसको एक पूरा डब्बा 25 पेन का आता है वो खरीद के दोगे और वो तुम ले लोगे तो टूटा हुआ पेन, ठीक है। पर किसका था वो? जिसका भी था वो तुमसे मांग लेगा, ले लेगा तुमसे, ठीक है। 25 पेन का डब्बा आता है। सर वो मेरा था। इन दैट केस 25 पेन का डब्बा मुझे दो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलना चाहिए मुझे, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो हुआ मिलना चाहिए मुझे। जैसे पहले उसने स्क्रीनशॉट दिया। हां, स्क्रीनशॉट देते हैं। अच्छा, हां, एक बस वो मेरा नहीं था, वो मेरे था। ऐसे ही चल, अरे इधर ध्यान दो। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए मुझे? Ne into NH, और Ne को मैं क्या लिख दूंगा? NH plus ND, D for donor density। डोनर कौन है? फॉस्फोरस एटम्स। अगर ND बहुत बड़ा है तो क्या हो जाएगा? ऐसा है। ये N होगा। ये कैसा होगा? तो कंडक्टिविटी कितना लिखते थे हम लोग याद है? सिग्मा इज इक्वल टू क्या था? N E म्यू, ऐसे फॉर्मूला था, म्यू मोबिलिटी था। तो ये भी दो पार्ट्स में आ जाएगा। म्यू क्या था? मोबिलिटी था। म्यू किसका ज्यादा रहेगा? इलेक्ट्रॉन का कि होल का? कौन ज्यादा मोबाइल रहेगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा मोबाइल रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका डेफिनेशन क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही बाई पर में एक ही दोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसकी ज्यादा उसकी मोबिलिटी ज्यादा।
अब ये हो गया सेमीकंडक्टर हमारा कंप्लीट, पी टाइप एन टाइप दोनों कंप्लीट। अब दोनों को मिलाते हैं, पी एन जंक्शन, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर का जंक्शन। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स तुम पढ़ते हो, अभी तो नहीं पढ़ते हो, मतलब देखते हो, पढ़ना तो आगे होगा। तो जो भी पीएन जंक्शन, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हो आज, उसका फाउंडेशन इसी से है, ठीक है, पीएन जंक्शन से। इसमें नहीं, अभी नहीं होगा। पहले पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसके बाद उसको सर्किट में लगाएंगे, फिर सर्किट में लगाने के बाद एग्जॉस्ट आएगा। इस साइड का सब हो गया है। तुरंत ड्रॉ मत करना, मैं बहुत कुछ मिटाऊंगा। इतना ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने में शायद टाइम खत्म हो जाएगा, बट ड्रॉ करके रखते तो नेक्स्ट टाइम नहीं करना पड़ेगा। और ऐसे ड्रॉ करने के नीचे आप कुछ लिखोगे? लिखना तो और बाकी बहुत कुछ लिखेंगे, लेकिन नहीं इसमें नहीं लिखूंगा, ग्राफ्स इतने ही रहेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, बहुत कुछ लिखना।
क्या? इसके नीचे कर देना नहीं नहीं, ये है, इसके बाद यही है, यहाँ आता नहीं इसलिए नहीं बनाया मैंने, इसके बाद डायरेक्ट ये है, और उसी चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। रेक्टेंगल भी बनाना है। हाँ हाँ, इसमें यहाँ से यहाँ तक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और यहाँ से यहाँ तक एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसलिए पी और एन लिखा है। इसमें बहुत कुछ और फिल होगा इसके अंदर बहुत कुछ आने वाला है। कौन सा? हाँ, रो है चार्ज डेंसिटी, ये एन है, डेंसिटी ऑफ वही इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी को रो से करते थे ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज। हालांकि मुझे नेक्स्ट टाइम बनाना ही पड़ेगा एक्सप्लेन करने के लिए, बट तुम लोगों को कम से कम टाइम बचेगा थोड़ा। इस बार हमारा टाइम बंद कर देता हूँ।